ऑलराइट, वेलकम एवरीवन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS केमिस्ट्री। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने स्ट्रीम को स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो गलती से एंड हो गई। तो आप लोगों को बस वापस से कनेक्ट करना है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर आज के इस सेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के लिए चल रही है क्वांटम केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज डेली 4 बजे IFAS के केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फटाफट से पहले आप लोग कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, क्या मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूं। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए चैट बॉक्स के अंदर। और साथ में आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और हम लोग एक अच्छा इंटरेक्शन करें और कुछ अच्छा सीखें आज की इस क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। आज आपके लिए आ रहा है लेक्चर नंबर 2 ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज क्वांटम केमिस्ट्री की, क्योंकि ये चैप्टर आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर कराने वाला है और स्कोरिंग के हिसाब से ही इस पूरी लेक्चर सीरीज को डिजाइन किया गया है। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक्स को लिया गया हर एक लेक्चर के अंदर। गुड इवनिंग लवकुश, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, क्या मैं आपको ठीक से दिखाई दे रहा हूं, ताकि हम लोग आगे बढ़े। गुड इवनिंग प्रतिभा, ओके चलो आपको मेरी आवाज आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन बॉक्स पार्ट 1। पार्टिकल इन बॉक्स पार्ट 1, पार्टिकल इन बॉक्स पार्ट 1 क्वांटम केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो CSIR नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपके IIT जैम का एग्जाम हो। IIT जैम के अंदर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी अच्छी खासी वेटेज रखता है, तो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज की सेशन को बड़ा जल्दी। फटाफट से आप लोग कनेक्ट कर जाइए अपने फ्रेंड के साथ। आप लोगों को वीडियो को शेयर जरूर करना है। आप लोग इस वीडियो का लिंक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़े और हम लोग आज बहुत सारी नई चीजें यहां पर सीख सकें। पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आज आप लोग अप्रोच कर पाओगे इस वीडियो सेशन को देखने के बाद। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, चाहे वो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हो वेव फंक्शन से, चाहे आपके पास वो आ रहे हो एनर्जी लेवल से, चाहे आपके पास वो आ रहे हो पार्टिकल 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स या फिर डीजनरेसी से, इस लेक्चर सीरीज के अंदर अगर आप लोगों ने सारे के सारे लेक्चर्स फॉलो किए, पार्टिकल 1D बॉक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने फॉलो किया, तो पार्टिकल इन बॉक्स का आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हो। आज हम लोग करेंगे पार्ट 1। तो पार्ट 1 अभी एक हाल फिलहाल में पिक्चर आई है, दैट पुष्पा पार्ट 1। किस किस बच्चों ने अभी तक देख लिया है पुष्पा पार्ट 1? कितने लोगों ने देखी है? RJ केमिस्ट्री इज ऑन रॉक। हाय दिनेश, गुड इवनिंग। भावना शर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भावना। फटाफट से आप लोग कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कितने लोगों ने अभी तक पुष्पा पार्ट 1 देख ली है, कितने बच्चों ने पुष्पा पार्ट 1 देख ली है। गुड इवनिंग मोहिनी। आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए पार्टिकल इन बॉक्स पार्ट 1। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, गेट का हो, IIT जैम का हो, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, वो टॉपिक के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं। जैसा पुष्पा मूवी के अंदर बोला गया था कि मैं झुकेगा नहीं। अगर आप लोगों ने इस सेशन को यहां पर ध्यान से देख लिया, पार्टिकल इन बॉक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्टिकल इन बॉक्स के क्वेश्चंस को देखकर आप भी यही बोलोगे, हर एक क्वेश्चन को देखकर आप सिर्फ यही बोलोगे कि आप भी झुकोगे नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग बड़े आराम से और बड़े इजीली विद इन 30 सेकेंड्स आप लोग बड़े आराम से उसको कर पाओगे। गुड इवनिंग दिनेश। फटाफट से आप लोग कनेक्ट कर जाइए, फटाफट से आप लोग कनेक्ट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल के ऊपर नए हो, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब आपको चैनल को जरूर करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए जब भी यहां पर कोई भी वीडियो हम लोग यहां पर अपलोड करते हैं। जैसे कि अभी एक टेक्निकल एरर आ गया था, हमारी स्ट्रीम बंद हो गई थी, तो उस टाइम के ऊपर बेल आइकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है किस टाइम पे लेक्चर आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करते हुए आप लोगों को नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और उसके बाद आपको इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है अपने सारे के सारे सोशल मीडिया ग्रुप के ऊपर, चाहे आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप हो, टेलीग्राम का हो, फेसबुक का हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर कनेक्ट कर सके, हम लोग इंटरेक्ट कर सके और बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हमारे पास होने वाला लेक्चर नंबर 2 डेली 4 बजे मैं आपसे जुड़ने वाला हूं IFAS के केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर इस लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग बात करेंगे पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल की। तो कितने बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है इस सीरीज का? कितने बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है इस सीरीज का? गुड इवनिंग सोलंकी सर, नेट का लेवल हाई होता है या गेट का? देखिए, लेवल किसी भी एग्जाम का हाई नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो किसी भी एग्जाम का,
अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आपको वो इजी लगेगा, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको वो हार्ड लगेगा। तो लेवल तो हर एक चीज का बहुत इजी होता है, बस आपको पढ़ना है, आप कितना पढ़ सकते हो, कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं तो बस आपसे ये बोलूंगा, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को आपको समझना है, उस एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर लेने हैं, वो उतना इनफ होता है। अगर आप लोगों ने उतना कर लिया है तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको ईजी ही लगने वाले हैं, वो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे कनेक्ट कर गए हैं, जितने बच्चे आने थे वो बच्चे आ चुके हैं। आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी कनेक्ट कर जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पार्टिकल इन बॉक्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पार्टिकल इन बॉक्स जो पूरा मॉडल है आपके पास, उस मॉडल के अंदर से कहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, किस किस पार्ट से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो पार्टिकल इन बॉक्स आपके पास यहां पर होता है, 1D बॉक्स भी आपके पास होता है, 2D भी आपके पास होता है और 3D बॉक्स भी आपके पास होता है। और तीनों ही बॉक्सेस को आपको पढ़ना है, तीनों ही बॉक्सेस से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस का टाइप होता है वो आपके पास अलग अलग आता है। 1D बॉक्स से अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2D और 3D से आपके पास अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करता हूं 1D बॉक्स की, तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एवरेज वैल्यू का, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वेव फंक्शन लिख के दिखा दो मुझे, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी लेवल मुझे बता दो, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेव फंक्शन आप लोग लिख रहे हो जिस एनर्जी लेवल का, उसका डायग्राम किस तरीके से आएगा, उसका आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर मैं 1D बॉक्स की बात करूं तो 1D बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पास एवरेज वैल्यू से क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास वेव फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास एनर्जी लेवल से क्वेश्चन आ सकता है और आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आ सकता है। और आज इस सेशन के पार्ट 1 के अंदर हम लोग ये सारी की सारी चीजें कवर करने वाले हैं, सारी की सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और इसके ऊपर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं आपके नेट एग्जाम के अंदर। नेट एग्जाम काफी पास है, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ये लेक्चर सीरीज सिर्फ और सिर्फ नेट एग्जाम के लिए ही है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग विद इन 30 सेकंड्स बड़े इजीली कर सकते हो, बड़े इजीली आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर। अगर आप लोग टिपिकल क्वेश्चंस को, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को, आपके पास इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, अगर आपके पास क्वेश्चन आया है डीजनरेसी से, तो वो क्वेश्चन आपके पास आता है 4-4 मार्क्स के। और 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप लोग विद इन 30 सेकंड्स बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे अगर आप लोगों ने इस लेक्चर सीरीज को बिल्कुल ध्यान से देखा। तो आपके पास 1D से क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज वैल्यू से आते हैं, वेव फंक्शन से आते हैं, एनर्जी लेवल से आते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं। अगर आपको 1D आता है, अगर आपको 1D का फंक्शन लिखना आता है, अगर आपको 1D का एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना आता है, तो ऑटोमेटिकली आपको 2D और 3D के लिए वेव फंक्शन और एनर्जी लेवल लिखना आता है। अगर आपको 1D का लिखना आता है तो ऑटोमेटिकली आपको 2D का और 3D का भी वेव फंक्शन और एनर्जी लेवल लिखना आता है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 1D का फंक्शन आप लोग किस तरीके से लिखते हो। अगर आप लोग बॉक्स की लेंथ को चेंज करोगे, अगर आप लोग बॉक्स की लेंथ को चेंज करोगे तो कैसे आपका फंक्शन चेंज हो जाता है और कैसे उसके चेंज होने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, ये सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद 2D बॉक्स और 3D बॉक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो आपको मेरे साथ कल भी जुड़ना है क्योंकि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन 2D बॉक्स एंड 3D बॉक्स। और इसके अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डीजनरेसी का। डीजनरेसी का यहां से आपके पास बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले कि आखिर एवरेज वैल्यू के ऊपर से किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एवरेज वैल्यूज आपको याद करनी है, एवरेज वैल्यूज आपको याद करनी है कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी मॉडल। आपका जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो किस तरीके से वेव की फॉर्म में बिहेव करता है वो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर। श्रोडिंगर इक्वेशन का अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोग उस फंक्शन को बड़े आराम से निकाल सकते हो। और श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज कर आप लोग जो माइक्रोस्कोपिक मैटर है वो जिस जिस मोशन के अंदर है, चाहे वो ट्रांसलेशन के अंदर हो, रोटेशन के अंदर हो, वाइब्रेशन के अंदर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हो, इन सभी मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग वेव फंक्शन को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके आप लोग क्या निकालते हो, वेव फंक्शन को निकालते हो। और उस वेव फंक्शन का यूज करके आप लोग क्या निकालते हो, एवरेज वैल्यूज को निकालते हो। तो जितने भी मॉडल आपके पास हैं, चाहे आपके पास हो पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, चाहे आपके पास हो पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, चाहे आपके पास हो हाइड्रोजन एटम, चाहे आपके पास हो SHO और चाहे आपके पास हो रिजिड रोटर। तो बेसिकली आपके पास यहां पर 4 मॉडल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू 4 अलग अलग मोशन, कोरस्पॉन्डिंग टू 4 अलग अलग मोशन। आपके पास यहां पर क्या होते हैं, 4 अलग अलग मॉडल होते हैं। और इन चारों मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो सबसे सिंपल सिस्टम होता है, अगर बात कर रहे हो पार्टिकल इन बॉक्स की तो सबसे सिंपल बस कौन सा हो जाएगा, आपके पास यहां पर होने वाला सिंपल 1D। अगर आपके पास यहां पर 1D भी है, 2D भी है, 3D है, तो इसके अंदर से ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास क्या है, सिंपल है।
तो हर एक मॉडल का जो सबसे सिंपल सिस्टम होता है आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एवरेज वैल्यूज को याद रखना है। अगर बात कर रहे हो पार्टिकल इन बॉक्स की तो आपको 1D के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो सबसे सिंपल बॉक्स होता है यानी कि 0 to L वाला इस बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको सारी की सारी एवरेज वैल्यूज याद रखनी है, चाहे वो आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ x हो, एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ px हो या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ px स्क्वायर हो, सारी की सारी एवरेज वैल्यू आपको याद रखनी है। हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग उसके सबसे सिंपल सिस्टम के लिए पार्टिकल इन बॉक्स की बात कर रहे हो तो 1D के अंदर जाओगे और बॉक्स की लेंथ की आप लोग बात करोगे तो 0 to L लेंथ की बॉक्स के अंदर आप लोग जा रहे हो। तो आपके पास सबसे सिंपल से आपके पास कौन सा होने वाला है, यहाँ पर 0 to L वाला होने वाला है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सारी की सारी एवरेज वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे हाइड्रोजन एटम की तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, आपके पास वहां पर ग्राउंड स्टेट होने वाली है 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो फंक्शन होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सारी की सारी एवरेज वैल्यूज को भी याद करना है, चाहे आपके पास वो एवरेज वैल्यू ऑफ r हो, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम हो, एवरेज वैल्यू मोमेंटम का स्क्वायर हो। तो हाइड्रोजन एटम की हम लोग बात करेंगे बाद में, आज हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल की। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आपको कौन कौन सी एवरेज वैल्यूज को याद करना है और कौन कौन सी एवरेज वैल्यूज आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक फंक्शन, आपके पास यहां पर क्या एक फंक्शन आप लोग मान लो, आपके पास यहां पर एक फंक्शन है sin n = अंडर रूट ऑफ 2/L sin n pi x अपॉन में L। आपके पास ये फंक्शन है। अगर आपको पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं आता है और ना ही आपको कुछ समझ आता है, तब भी हर एक बच्चे को एटलीस्ट ये फंक्शन तो याद ही होगा, psi = अंडर रूट 2/L sin n pi x। फटाफट से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आपको ये फंक्शन याद है? क्या आपने इस टाइप का एक्सप्रेशन कहीं पर भी देखा है अपनी बुक्स के अंदर, नोटबुक के अंदर, कहीं पर भी क्या आपने इस टाइप का एक्सप्रेशन देखा है? ये एक्सप्रेशन सबको याद होता है, चाहे उसको पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन उसने बार बार इस फंक्शन को तो देखा ही होगा, psi = अंडर रूट 2/L sin n pi x अपॉन में L। और सिर्फ यही आपको याद रखना है इस पूरे बॉक्स मॉडल के अंदर, सिर्फ यही आपको याद करना है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन एनर्जी का और है, बस ये दो एक्सप्रेशन आपको याद करने हैं, सिर्फ दो एक्सप्रेशन आपको यहां पर याद करने हैं, En = n² अपॉन में 8ml²। और इन दोनों एक्सप्रेशन से आप लोग 1D को भी पढ़ पाओगे, आप लोग 2D को भी पढ़ पाओगे और पार्टिकल इन 3D बॉक्स को भी पढ़ पाओगे। अगर आपको ये फंक्शन याद है, और अगर आपको एनर्जी एक्सप्रेशन याद है, तो आप लोग पार्टिकल 1D बॉक्स को भी पढ़ पाओगे, 2D को भी पढ़ पाओगे और आप लोग बड़े आराम से 3D को भी पढ़ पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको याद करना है, कोई भी मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा, कोई मैथमेटिक्स आपके पास यहां पर है ही नहीं, किसी भी चीज को आपको यहां पर याद करना ही नहीं है, सिर्फ ये फंक्शन और आपको एनर्जी एक्सप्रेशन याद करना है। तो आपके पास जो सबसे सिंपल सिस्टम होता है, आपके पास होता है वो 1D बॉक्स। और 1D आपके पास यहां पर जो बॉक्स होता है, तो बॉक्स की लेंथ आपके पास अलग अलग हो सकती है। आपके पास हो सकती है 0 से L लेंथ का बॉक्स, 0 से 2L लेंथ का बॉक्स, 0 से 3L लेंथ का बॉक्स, -L से +L, -2L से +2L। तो आपके पास बॉक्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है। सारे बॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रीन कह रहे हैं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराओ, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, सिर्फ आपको हल्का सा कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को आप लोग बड़े आराम से खुद ही कर पाओगे। और क्वेश्चंस लेकर भी आए हूं बहुत अच्छे, आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर आए हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन बस आप लोग एक ट्रिक सीख जाओ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिससे आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेव फंक्शन का बड़े आराम से विदिन 10 सेकंड करने वाले हो। तो बस आप लोग उस ट्रिक को सीख जाओ, थोड़े से कंसेप्ट आप लोग सीख जाओ, तभी आप लोग उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाओगे। ग्रीन कह रहे हैं इस चैप्टर क्वेश्चन ही नहीं होता, तो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराइए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लीज। देखिए क्वेश्चन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिए। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप लोग इसको सीखिए, तो बड़े आराम से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। तो आपके पास यहाँ पर ये फंक्शन होता है, अगर मैं इस फंक्शन की कोरस्पॉन्डिंग लेकर आता हूं, अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊं बड़ा बॉक्स बिल्कुल सिंपल वाला, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे सिंपल बॉक्स की, यानी कि 0 to L लेंथ के बॉक्स की, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कुछ एवरेज वैल्यूज याद करनी है। और उस एवरेज वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला के पास क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ m = इंटीग्रल ऑफ psi n, m ऑपरेटर psi n का स्टार डेटा हो, लेकिन आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही आपको इसको यूज करना है। आपको ये यूज नहीं करना, आपके पास एक तरीका होता है जिसको यूज कर आप लोग क्या निकालते हो, एवरेज वैल्यूज निकालते हो। अगर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ x चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको चाहिए फंक्शन का कॉन्जुगेट और आपको चाहिए एक ऑपरेटर जो कि x के कोरस्पॉन्डिंग हो। अगर आपको यहां पर निकालना है x का स्क्वायर, तो आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग चाहिए ऑपरेटर, फंक्शन आपके वही रहेंगे, आप लोग क्या निकाल पाओगे, एवरेज वैल्यू ऑफ x के निकाल पाओगे।
पाओगे। यानी कि जिस एवरेज वैल्यू को आप लोग निकाल रहे हो, जिस एवरेज वैल्यू को आप लोग निकाल रहे हो, उसके कोरस्पोंडिंग आपको लेना है ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर को आपको कर देना है सैंडविच बिटवीन द फंक्शन एंड इट्स कॉन्जुगेट, बिटवीन द फंक्शन एंड इट्स कॉन्जुगेट। जिस भी आप लोग वेरिएबल को निकाल रहे हो, आपको उसको कर देना है, उसका ऑपरेटर आपको लेना है, आपको उसके अंदर लगा देना है साई एन, यहां पर लगा देना आपको साई एन स्टार। और ध्यान रखना आपके पास ये फंक्शन कैसा है, यहां पर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, तभी आपके पास फॉर्मूला ये होता है। लेकिन फॉर्मूले के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहां पर डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले डायरेक्टली, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इन सारी की सारी वैल्यूज को याद ही कर लेने वाले हैं, क्योंकि वैल्यूज ज्यादा मुश्किल आपके पास यहाँ पर नहीं आती है। अगर आपका बॉक्स 0 to L लेंथ का है, अगर आपका बॉक्स 0 to L लेंथ का है, तो आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ x क्या हो जाती है, L/2 हो जाती है। क्या ये याद करना बहुत मुश्किल है? बहुत इजीली आप लोग इसको याद कर सकते हो। अगर आपका बॉक्स 0 to L लेंथ का है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ x क्या हो जाती है, L/2 हो जाती है। बहुत सिंपली आप लोग इसको याद कर सकते हो। सिर्फ क्या है, ये इसके बीच की वैल्यू है, सिर्फ क्या है, ये इसके बीच की वैल्यू है। एवरेज वैल्यू ऑफ x के पास यहां पर क्या होती है, ये आपकी बराबर हो जाती है L³/3, ये आपके बराबर हो जाती है L²/3 माइनस का L² डिवाइडेड बाय 2n² पाई स्क्वायर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। L²/3 इसको मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं। आपके पास यहां पर क्या आएगा, आपके पास यहां पर आने वाला है L²/3, आपके पास यहां पर आएगा L²/3 माइनस का L² अपॉन में 2n² पाई स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको 2 या 3 बार बोलोगे, 2 या 3 बार लिखोगे, तो ये भी आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। L²/3 माइनस का L² अपॉन में 2n² पाई स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि आपके पास कोई पार्टिकल है, आपके पास कोई पार्टिकल है, वो कन्फाइंड है मूव करने के लिए, पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to L, उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ x² क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछता है एवरेज वैल्यू ऑफ x²। अगर मैं बात करता हूं एवरेज वैल्यू ऑफ px की, आपके पास ये क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो क्या 0 को याद करना बहुत मुश्किल है? और कमाल की बात यह है कि आपके पास जितने भी मॉडल आने वाले हैं, चाहे वो हाइड्रोजन एटम का होने वाला हो, SHO का होने वाला हो, या फिर आपके पास होने वाला हो पार्टिकल इन बॉक्स का, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंट आपके पास क्या होती है, हमेशा 0 के बराबर ही होती है। तो क्या इसको याद करना मुश्किल है? सिर्फ पार्टिकल इन बॉक्स के लिए आप लोगों ने याद किया, बाकी के लिए तो वो अपने आप से याद हो गया, बाकी के लिए वो क्या हो गया, अपने आप से ही याद हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मुझे तो एनर्जी का फॉर्मूला भी याद है। आपके पास E क्या होता है, आपके पास E यहां पर होता है n²h² अपॉन में 8ml²। अभी आपने कहा था कि आपको तो फंक्शन भी याद है √2/L sin n pi x अपॉन में L, और आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन भी याद है E = n²h² अपॉन में 8ml²। और आपको पता है कि आपके पास एनर्जी क्या आने वाली है, यहां पर n²h² अपॉन में 8ml² आने वाली है। और पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर आपके पास जो क्वांटम पार्टिकल होता है, वो ट्रांसलेशन मोशन को शो करने के अंदर बिल्कुल फ्री होता है। अगर वो बिल्कुल फ्री होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आपके पास बॉक्स की बेसिक कंडीशन क्या होती है, आपके पास बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है, 0 से L। आपके पास यहां पर क्या होता है, V = 0, बाउंड्री पे क्या होता है, V = इनफिनिट, V = इनफिनिट, V = इनफिनिट, V = इनफिनिट। यानी कि बेसिक कंडीशन आपके पास क्या होती है, आपके पास कंडीशन ये होती है कि आपका जिस बॉक्स के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, आपके पास वहां पोटेंशियल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और वो 0 इसीलिए होता है ताकि आपका पार्टिकल क्या रह सके, फ्री मूव कर सके। तो आपके पास इनसाइड द बॉक्स क्या होता है, आपके पास यहां पर V = 0 होता है, यहां पर क्या होगा, V = इनफिनिट होगा, यहां पर क्या होगा, इनफिनिट होगा, वहां पर क्या होगा, इनफिनिट होगा। तो इनसाइड द बॉक्स अगर पोटेंशियल 0 है, तो अगर आप लोग यहां पर फंक्शन का यूज करोगे, फंक्शन कहां पर होता है, बॉक्स के अंदर ही होता है। फंक्शन कहां पर होता है, बॉक्स के अंदर ही होता है। तो अगर आप लोग एवरेज वैल्यू निकालोगे, पोटेंशियल कितनी निकल कर आने वाली है, वो 0 ही निकल कर आने वाली है, क्योंकि आपके बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है। दैट मींस उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, उसका कोई भी पोटेंशियल नहीं है। आपके पास V कहां पर क्या है, बिल्कुल 0 के बराबर है। अगर आपका V 0 के बराबर है, तो आपके पास ये भी क्या निकल कर आएगी, 0 के बराबर निकल कर आएगी। और आपको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक आपके पास क्या हो जाने वाली है, वो आपके बराबर हो जाने वाली है एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n² अपॉन में h² अपॉन में 8ml²। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद था, ये 0 होता ही है। अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी आप लोगों ने यहां
पर निकाल ली है। मैं वापस से एक बार सारी की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट्स को अच्छे से बना पाओ। आपके पास यहाँ पर आने वाला है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल बाय टू। आपके पास यहाँ पर आने वाला है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल बाय टू। आपके पास यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स आने वाला है एल स्क्वायर बाय थ्री माइनस का एल स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर ये px आने वाला है 0 के बराबर। आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आने वाली है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml के स्क्वायर के बराबर, जो कि आपकी बराबर होती है टोटल एनर्जी के भी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली है, अच्छे से याद कर ली है। ये सारी चीजें आप लोगों को बड़े आराम से याद भी हो जाएंगी। 4 बार 5 बार आप लोग इनको पढ़ोगे तो आप लोग बड़े आराम से इसको याद कर सकते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ो, 3-4 बार आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगी। अब आपके पास यहां बच गया सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर कमेंट आया हुआ है जोगेंद्र का एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन आपको इसको याद नहीं करना है। आपको पता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये आपकी बराबर होती है पी स्क्वायर बाय 2m के। इसका मतलब आपके पास पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास ये बराबर हो जाने वाला है 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी आती है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है तो आपको सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है 2m से। आपके पास क्या निकल जाएगा, पी स्क्वायर निकल जाएगा, जो कि आपको यहां पर निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर। यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपको पहले से याद है। तो आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है 2m के साथ। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आपके पास इस m से कट जाएगा ये वाला m, आपके पास कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 4 के ऊपर। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है यहां पर n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब दिया योगेंद्र ने, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली आपसे पूछने वाला है कि एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर क्या होने वाली है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी क्या होने वाली है। तो आपको ये चीज याद करनी है। लेकिन ये एवरेज वैल्यू किस चीज के लिए है, सबसे सिंपल सिस्टम के लिए है। यानी कि पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर बात कर रहे हो 1D बॉक्स की, और 1D बॉक्स आपके पास यहां पर कौन सा है, 0 to L लेंथ वाला है, 0 to L लेंथ वाला है। सिर्फ और सिर्फ उसी बॉक्स के लिए आपको एवरेज वैल्यूज को याद करना है। और जितने भी मॉडल आपके सिलेबस के अंदर है, आपके पास 4 मॉडल है, तो चारों मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो सबसे सिंपल सिस्टम होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एवरेज वैल्यूज को याद करना है। सारी की सारी बहुत ईजी आती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 बार इसको पढ़ोगे तो आप लोग बड़े आराम से इसको याद भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोग बाद में इसको अच्छे से पढ़ भी पाओ, ताकि आप लोग बाद में यहां पर इसको अच्छे से पढ़ भी पाओ। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए पार्टिकल इन बॉक्स है, 1D है और 0 to L लेंथ का बॉक्स है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये आपके पास हो गया है एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट, यानी कि एवरेज वैल्यू के क्वेश्चंस आपके पास बिल्कुल सिंपल आएंगे। आपको वो वैल्यूज को बिल्कुल डायरेक्टली याद करना है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं वेव फंक्शंस की, कि आखिर वेव फंक्शन को आप लोग किस तरीके से लिखते हो। तो आपको फंक्शन तो याद है, आपको ये फंक्शन अभी याद है, sin इज इक्वल टू √2/L इंटू में साइन ऑफ n पाई x अपॉन में l। आपको ये वाला फंक्शन क्या है अच्छे से याद है। लेकिन ये फंक्शन किस चीज के लिए है, ये फंक्शन आपका है सिर्फ और सिर्फ 0 to L लेंथ के बॉक्स के लिए, 0 to L लेंथ के बॉक्स के लिए। अगर आपके बॉक्स की लेंथ चेंज हो जाएगी, जो कि बड़े आराम से हो भी सकती है, जो कि आपको एग्जामिनर डेफिनेटली चेंज कर दे भी सकता है। अगर वो क्वेश्चन बना रहा है वेव फंक्शन के ऊपर से, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, कि अगर आपके बॉक्स की लेंथ 0 से 2L है तो भाई आपका फंक्शन क्या रहेगा, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। अगर आपके बॉक्स की लेंथ 0 to L/2 है, तो उसका वेव फंक्शन क्या रहेगा। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उन बॉक्सेस की जो स्टार्ट 0 से हो रहे हैं। 0 to L की बात कर रहा हूं, 0 to 2L की बात कर रहा हूं, 0 to L/2 की बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ 0 से स्टार्ट होने वाले बॉक्सेस की बात करते हैं कि आखिर उनके लिए आप लोग कैसे वेव फंक्शन को याद कर सकते हो। याद नहीं करना है, याद करना है सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन, सिर्फ इसी फंक्शन से आप लोग बाकी सारी चीजें बड़े इजीली निकाल पाओगे। बड़े इजीली आप लोग यहां पर बाकी सभी बॉक्सेस के लिए, चाहे वो 0 से L वाला हो, 0 से 2L वाला हो, 0 से L/2 वाला हो, उनका आप लोग फंक्शन लिख पाओगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग एनर्जी एक्सप्रेशन को भी बड़े आराम से बता पाओगे। पोलिमी कह रही है L इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 2L। बिल्कुल सही बात है, L जो है वो 2L सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर आप लोग बात करोगे 2L वाले बॉक्स की, तो जितनी भी आपके पास लेंथ चेंज हो रही है, आपको वहां पर क्या करना है, उसको बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे कि आपको पता है
जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका बॉक्स 0 से L का होता है तो आपका साई यहां बराबर होता है अंडर रूट में 2/L इंटू में साइन n पाई x अपॉन में L। तो जितने बच्चों को, अगर किसी बच्चे को ये वाला फंक्शन भी याद नहीं था, अगर किसी बच्चे को ये वाला फंक्शन भी याद नहीं था, तब भी आप लोग बड़े आराम से इसको याद कर सकते हो, क्योंकि 4 बार तो यानी कि 40 बार तो मैंने अभी तक बोल दिया है अंडर रूट 2/L साइन n पाई x अपॉन में L, अंडर रूट 2/L साइन n पाई x अपॉन में L। इसको बार बार बोलिए, अगर आपको याद नहीं है तो बार बार बोलिए, जितनी बार आप लोग बोलोगे उतना जल्दी आपको ये बड़े आराम से याद हो पाएगा। तो आपके पास ये फंक्शन है 0 से L लेंथ के लिए, आपके पास एनर्जी यहां पर क्या होती है, ये आपकी बराबर होती है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर के बराबर है। तो ये चीज आपको याद है, सिर्फ इन्हीं से हम लोग क्या कर पाएंगे, बाकी के फंक्शन भी लिख पाएंगे और बाकी के एनर्जी को भी बड़े आराम से लिख पाएंगे। तो अगर आपको चाहिए 0 से 12 लेंथ के बॉक्स के लिए, 0 से 12 लेंथ के बॉक्स के लिए फंक्शन, तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां पर भी आपके पास L है, जहां जहां पर भी आपके पास L है वहां मुझे सिर्फ और सिर्फ 2L को लगा देना है। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका साई बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2L साइन n पाई x अपॉन में 2L। आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2L साइन n पाई x अपॉन में 2L, n पाई x अपॉन में 2L। सेम उसी तरीके से आपके पास अगर बॉक्स हुआ 0 से L/2 का, तो आपका साई क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू में L/2 साइन ऑफ n पाई x अपॉन में L/2। यानी कि आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन, उसके अंदर आपको बस कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, बाकी सबके फंक्शंस भी आपके पास बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो क्या एनर्जी के अंदर भी आपको यही करना है, क्या एनर्जी के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ L की जगह 2L लगा देना है, L/2 लगा देना है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको एनर्जी के अंदर भी यही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या लगा देना है, आपको यहां पर लगा देना है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8m इंटू में 2L का स्क्वायर इंटू में 2L का स्क्वायर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जहां जहां पर भी L है वहां मैंने क्या लगा दिया है, 2L लगा दिया है। यहां पर बस क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 8m इंटू में L/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग अपने बाकी सभी बॉक्सेस के फंक्शन को और अपनी एनर्जी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपका बॉक्स हुआ 0 से 3L लेंथ का, तो उसका फंक्शन क्या होगा, उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, बिल्कुल आराम से आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें यहां पर याद करनी है। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके पास है, राइट द वेव फंक्शन फॉर द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to 3L। आपके पास बॉक्स क्या है, 0 से 3L लेंथ का है। आपको बताना है वेव फंक्शन फॉर द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे फंक्शन की, साई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/L साइन n पाई x अपॉन में L। तो आपके पास यहां पर ये n क्या होता है, ये आपके पास होता है ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। ये आपके पास क्या होता है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास की वैल्यू होती है 1 2 3 से आपके पास क्या होती है, इसकी वैल्यू शुरू होती है। इसकी वैल्यू कहां शुरू होती है, n इक्वल टू 1 से शुरू होती है। आपको यहां बताना है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके पास इस पार्टिकल के आपके पास बॉक्स की लेंथ क्या आपके पास 0 से 3L है। आपको उसके फंक्शन को यहां बताना है। अगर मैं इसके फंक्शन को यहां पर लिख देता हूं, साई ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन में 3L, जहां जहां पर भी आपके पास यहां पर L होता है, जहां पर भी आपके पास यहां पर L होता है, मुझे वहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां चेंज करना पड़ेगा 3L से। मुझे वहां पर चेंज करना पड़ेगा 3L से। यानी कि फंक्शन आपको क्या बन जाएगा, फंक्शन आपका बनने वाला है साई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3L इंटू में साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय 3L। आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, यहां पर इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू 1D बॉक्स। आपके पास यहां पर लेंथ क्या है 0 to 3L, आपके पास यहां पर क्या है, लेंथ है। तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, उसका कुछ इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 2/L n पाई x अपॉन में 3L। बिल्कुल सही। लेकिन आपसे यहां पर पूछा गया है फॉर द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। इसका क्या मतलब है कि आपको बात करनी है यहां पर कि चौथी एक्साइटेड स्टेट की, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होने क्या वाली है। यहां पर आपको पता है कि आपके पास यहां पर जो n है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो सकती है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, उसकी ग्राउंड स्टेट की होती है। यानी कि आपके पास ये क्या होने वाली है, ये आपके पास होने वाली है ग्राउंड स्टेट। यहां पास क्या होने वाली है, ग्राउंड स्टेट होने वाली है। ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाने वाली है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपके पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड
स्टेट हो जाएगी, यानी कि n इक्वल टू 2 इज कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आपके पास यहाँ पर ये 3 क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आपके पास जो यहाँ पर फंक्शन है इसके अंदर ये n क्या होता है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर होता है, जिसकी वैल्यू कैसे शुरू होती है, n इक्वल टू 1 2 3 4 शुरू होती है। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, साइन 0 बन जाएगा। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर आपके पास ये पूरा 0 बन जाएगा, बस फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और आपका फंक्शन इनसाइड द बॉक्स 0 बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के ऊपर ही बनता है, हर जगह नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर n 0 हो जाएगा तो x की हर वैल्यू के लिए, चाहे आपके पास x हो, l/2 हो, l/3 हो, इसका मतलब क्या है, आपके पास ये बॉक्स है, आपके पास क्या है, ये बॉक्स है, ये इसकी लेंथ है, आपका पार्टिकल कहां पर है, अंदर है, यहां पे कर रहा है, मूव कर रहा है, यहां पे कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बेसिकली x क्या होता है कि आपका पार्टिकल इस टाइम पे यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, या कहां पर है, l/3 के ऊपर है, l/2 के ऊपर है, 3l/4 के ऊपर है, वो आखिर है कहां पे। तो यहाँ पास क्या होता है, x होता है, बस क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशन होता है। तो अगर मैं n को 0 कर दूंगा, अगर मैं n को 0 कर दूंगा तो हर एक x की वैल्यू के लिए, चाहे वो l/2 हो, आपके पास l/4 हो, l/2 हो, 3l/4 हो, हर एक x की वैल्यू के ऊपर आपके पास si क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर साइ 0 हो गया तो आपके पास साइ स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइ स्क्वायर का 0 मतलब क्या होता है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इनसाइड द बॉक्स आपके पास क्या हो गई है, 0 हो गई है। लेकिन आपका पार्टिकल कहां पर है, बॉक्स के अंदर ही है। इसका मतलब फंक्शन आपका हर एक x के ऊपर 0 नहीं होने वाला, यानी कि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास यहां पर n इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आपके पास फंक्शन 1 से शुरू हो रहा है तो आपके पास 2 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 3 क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। सेम इस तरीके से आपके पास n इक्वल टू 5 क्या हो जाने वाला है, ये आपके पास हो जाने वाला है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। यानी कि इस फंक्शन के अंदर आपको n की जगह पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। राधे राधे ने कहा है n इक्वल टू 5, बिल्कुल सही बात है। पॉलमी n इक्वल टू 5, बहुत सही। सोलंकी कह रही है n इक्वल टू 5, बिल्कुल सही। हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की, आपके पास स्टार्ट हो रहा है n इक्वल टू 1 से, तो आपके पास क्या n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 के बराबर हो जाएगी। तो मैं फंक्शन को यहाँ पर बाद में दोबारा से लिख देता हूं ताकि आप लोग यहाँ बाद में इसको डाउनलोड भी कर पाओ। जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हो, इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस सेशन के रिगार्डिंग एक कॉन्टेस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है IFAS की एप्लीकेशन के ऊपर। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको IFAS की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर आपको कॉन्टेस्ट भी मिल जाएगा। आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन का कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां पर आपको लिए बताए हैं। तो आपके पास यह बनने वाला है अंडर रूट ऑफ 2/3l इंटू में साइन ऑफ 5 पाई x डिवाइड बाय 3l। यह पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका कंप्लीट फंक्शन बन जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पर जो ये बॉक्स है ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। आपका ये बॉक्स -l2 प्लस l भी हो सकता है, आपका ये बॉक्स -l/2 प्लस l/2 भी हो सकता है, आपका ये बॉक्स -3l2 प्लस 3l भी हो सकता है, आपका ये बॉक्स कोई भी हो सकता है। लेकिन जितनी बातें मैंने आपको आज बताई हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड हो रही हैं 0 से l के लिए। लेकिन क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है दैट राइट द वेव फंक्शन फॉर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ -l2 प्लस l, -l2 प्लस l। तो अगर आपके पास बॉक्स की लेंथ चेंज हो जाएगी, अगर आपके पास बॉक्स की लेंथ चेंज हो जाएगी तो आपका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। तो 0 to l कैसे चेंज होता है वो आप समझ गए हो। स्टार्ट 0 से हो रहा है, 0 से आपको पता है, तो 0 से 2l निकाल लोगे, 0 से 3l निकाल लोगे, 0 से 4l निकाल लोगे, जो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है उसको आप लोग निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपका बॉक्स कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो रहा है, -l2 प्लस l है, -2l2 प्लस 2l है, -l/2 से प्लस l/2 है, तो उस केस में आप लोग किस तरीके से फंक्शन को लिखते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास बॉक्स की लेंथ कुछ इस टाइप से होती है, -l से प्लस l, -l/2 से प्लस l/2, माइनस का 2l से प्लस का 2l, तो फिर आपके पास फंक्शन किस टाइप का दिखने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज इस सेशन के अंदर मैं आपको दे रहा हूं एक होमवर्क, ये चार्ट मैं आपको नेक्स्ट सीरीज के अंदर पूरा की पूरा बना कर दूंगा कैसे आप लोग फंक्शन को लिखते हो। बाकी आज मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आज मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि जरा पता करिए, जहां पर भी जाइए सर्च करिए, कहीं पर भी ढूंढिए। अगर आप लोग अभी ढूंढने के अंदर मेहनत करोगे, आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो जितनी मेहनत आप लोग सर्च करने के अंदर करोगे और फिर आप लोग उसको देखोगे तो कभी लाइफ के अंदर नहीं बोलने वाले हो। तो आज मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि अगर आपके पास बॉक्स की लेंथ -l से प्लस l होती है, माइनस के l/2 से प्लस l/2 होती है, या फिर -2l से प्लस का 12 होती है, तो उसका फंक्शन कैसा होता है और उसका एनर्जी एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट सेशन से पहले मैं आपको ये टेबल कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन प्लीज आप लोग पहले खुद से कर देखिएगा ताकि आप लोग बड़े आराम से कर पाओ। पॉलोमी कह रही है टू इंटीग्रेशन 0 to l
इसका मतलब क्या, आई मीन इंटीग्रेशन 0 to L में समझ नहीं आया कि आप पूछ क्या रहे हो, थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कीजिए। तो फिर कह रहा है L इज इक्वल टू 2L, राधे राधे, सेम एज 2L, बिल्कुल नहीं, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। अगर वो -L से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर आपको 0 से स्टार्ट होने वाले बॉक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपके पास वो सेम नहीं आएगा। इवन अगर आपके पास बॉक्स की लेंथ अगर आपके पास कुछ इस टाइप से होती है -L to +L, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि अलग अलग ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर के लिए, ओड ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर के लिए, यानी कि n इक्वल टू 1, 3, 5, 7 के लिए अलग आता है, और n इक्वल टू 0, 2, 4 के लिए क्या आता है, अलग आता है। बट डोंट वरी, दिस इज पार्ट 1 ऑफ पार्ट इन बॉक्स। एक पार्ट और आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको ये करा दूंगा, लेकिन तब तक के लिए ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज आप लोग एटलीस्ट एक बार चीजें कर देखिए, सर्च कीजिए कि आखिर इसका फंक्शन क्या होने वाला है और आपके पास यहां पर इसका एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होने वाला है। आज हम लोग आगे चलते हैं और अब फोकस हम लोग करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सबसे हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग, चाहे पास कोई भी मॉडल हो, उस मॉडल का सबसे सिंपल सिस्टम यानी कि 1D, और उस 1D के अंदर भी सबसे सिंपल सिस्टम अगर पार्टियन बॉक्स है तो 0 to L लेंथ का बॉक्स, उस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए आपको सारे के सारे फंक्शंस लिखने आने चाहिए, साई1 आना चाहिए, साई2 आना चाहिए, साई3 आना चाहिए, और आपको उसका ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, तो आपको ये तो याद था, दैट साइन, आपको पता है कि आपके पास साइन क्या होता है, ये आपका होता है √2/L साइन ऑफ n पाई x अपॉन में L। अगर मैं बात कर रहा हूं 0 to L लेंथ के बॉक्स की, और बात कर रहा हूं यहां पर 1D की, तो फंक्शन आपके पास में है sin n इज इक्वल टू √2/L sin n पाई x अपॉन में L। और अगर आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो फिर तो आपको साइन का भी ग्राफ बनाना चाहिए कि आखिर साइन का ग्राफ किस तरीके से बनता है। पर मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं, मैथमेटिक्स यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग साइन को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि कैसे मैंने इस ग्राफ को बनाया है। साइन का ग्राफ आपको आना भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, दैट इज x इज इक्वल टू L अपॉन में 2n, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया x इज इक्वल टू L अपॉन में 2n, तो आप लोग साई1 के लिए भी, साई2 के लिए भी, साई3 के लिए भी इस टाइप के ग्राफ को बड़े इजीली बना पाओगे, बहुत आराम से बना पाओगे। और सिर्फ साई1, साई2, साई3 ही नहीं, इवन आप लोग साई6 बना पाओगे, साई7 बना पाओगे, साई8 बना पाओगे, जो भी आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर उसको आप लोग बना पाओगे, अगर आपको पता होगा x इज इक्वल टू L अपॉन में 2n के ऊपर क्या आता है, पास पहला मैक्सिमा आता है, फर्स्ट मैक्सिमा आता है। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है सबसे सिंपल सिस्टम के लिए। आपके पास यहां पर वो होता है 0 to L लेंथ का बॉक्स, आप लोग बात कर रहे हो 1D बॉक्स की, यानी कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर 0 to L लेंथ का बॉक्स क्या होता है, आपके पास सबसे जनरल बॉक्स होता है जिसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां से वो आपसे पूछता है, तो आपको फंक्शन आपके पास यहां पर क्या होता है, आपके पास यहां पर होता है साई इज इक्वल टू √2/L इंटू में साइन ऑफ n पाई x अपॉन में L। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, बस आप लोग यहां पर n की वैल्यू को पुट करते रहिए, अलग अलग ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर के कोर्स में आपस क्या आ जाएंगे, फंक्शंस निकल कर आ जाएंगे। अगर आपका n होता है 1 के बराबर, तो आपका साई क्या हो जाएगा, साई आपका हो जाएगा यहां पर √2/L इंटू में साइन ऑफ पाई x अपॉन में L। अगर आपका n होता है 1 के बराबर, तो फंक्शन आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, साई इज इक्वल टू √2/L sin पाई x अपॉन में L। और अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो वो ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का आता है। हम कुछ अलग तरीके सीखेंगे, पर वो आएगा कुछ इस टाइप का, हम सीखने वाले हैं, पर आपके पास ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का आपके पास यहां पर ग्राफ आने वाला है। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू को 2 पुट कर दूंगा, तो आपके पास साई क्या बनने वाला है, साई आपका बन जाएगा √2/L साइन ऑफ 2 पाई x अपॉन में L। और अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो आपके पास वो डायग्राम कैसा आने वाला है, इस टाइप का डायग्राम आने वाला है, कोरस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2। सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर क्या है, n इक्वल टू 3 है, आपके पास यहां पर साई क्या होगा, आपके पास यहां पर साई हो जाएगा √2/L साइन ऑफ 3 पाई x अपॉन में L, साइन ऑफ 3 पाई x अपॉन में L। तो इन फंक्शन के ग्राफ आपको आने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है उसके लिए आपको साइन भी पता हो कि साइन का ग्राफ कैसा होगा, कोस का ग्राफ कैसा होगा, वो आने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू L अपॉन में 2n, से सिर्फ और सिर्फ x इक्वल
इक्वल टू एल अपॉन में 2n से आप लोग उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट बड़े आराम से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप लोग इसको कर पाओगे। रूपाली जी कह रही है सर स्लाइड ऊपर करो ना प्लीज। क्या रह गया मिस, क्या मिस किया आपने बताइए। ये आपकी स्लाइड है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख ही रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है L/4। यहाँ पास क्या है L/4 है। ये आपके पास क्या है यहाँ पर L/2 है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है 3L/4 है। एंड आई होप कि आप लोग इसको देख पा रहे होगे। साई 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा √2/L sin पाई x/L। ये आपके पास क्या है साई 2 है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है साई 3 है। जनरल फॉर्मूला आपको पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यूज को पुट करना है, फंक्शंस को निकालना है। फंक्शन आपके पास निकल जाएंगे तो आप लोग बड़े आराम से इसको भी निकाल पाओगे। विपिन जी कह रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। चलिए अगर आपको गलत लग रहा है तो आप जो सही पढ़ते हो आप उसको पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आप लोग बड़े आराम से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। जितेंद्र कह रहे हैं व्हाट विल बी द कम्यूटेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए आज क्लास जो है वो पार्टिकल इन बंडी बॉक्स की है, कम्यूटेटर क्लास है नहीं, लेकिन कम्यूटेटर जब क्लास आएगी डेफिनेटली आपके इस क्वेश्चन को वहां पर मैं जरूर लेकर आऊंगा। रूपाली जी कह रही है यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर इस फॉर्मूले का हम लोग किस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करने वाला है फर्स्ट मैक्सिमा को निकालने के लिए। कैसे निकालेगा, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पता चल जाए कि किस एन की आप लोग बात कर रहे हो, बड़े आराम से आप लोग फर्स्ट मैक्सिमा निकाल पाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके पास ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है 1D बॉक्स के लिए और 0 to L लेंथ के बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स के लिए और 0 to L लेंथ के बॉक्स के लिए। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से अगर क्वेश्चन आया तो वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही आता है, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के बॉक्स से आता है, 0 to L लेंथ के बॉक्स से ही आता है। भावना जी कह रही गॉट इट। ओके चलिए अच्छी बात समझ गए। यस सर हम नोट कर रहे हैं। वेरी गुड, आप लोग नोट करते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से फर्स्ट मैक्सिमा निकालते हो कोरस्पॉन्डिंग टू 1D बॉक्स, लेकिन बॉक्स की लेंथ होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 0 to L लेंथ का ही बॉक्स होना चाहिए। ध्यान रखना अगर बॉक्स की लेंथ बदल जाएगी तो आप ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर बॉक्स की लेंथ चेंज हो जाएगी तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर पाएंगे जब आपका बॉक्स कैसा होने वाला है, जब आपका बॉक्स यहां पर होता है 1D बॉक्स और 0 to L लेंथ का बॉक्स, तभी आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करना है। तो कैसे यूज करना है चलिए हम लोग यहां पर उसको सीखते हैं। अगर आपके पास फंक्शन आपके पास यहां पर था साई n इज इक्वल टू √2/L साइन ऑफ n पाई x अपॉन में L। सारी बातें मैंने बिल्कुल यहीं से ही शुरू की है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसी को ही याद करना है। तो अगर मैं यहां पर n की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा साई 1 इज इक्वल टू √2/L साइन पाई x अपॉन में L, साइन पाई x अपॉन में L। और आपको अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने यहां बनाया हुआ है कुछ ग्राफ। आपके पास यहां पर लेंथ क्या है 0 है, ये क्या है L/2 है, ये आपके पास क्या है L है, और आपको बनाना है अब ग्राफ इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो उस फॉर्मूले को बाहर निकालते हैं जो आप लोगों ने अभी सीखा है। आपने सीखा है x इक्वल टू L/2n, आप लोगों ने अभी सीखा है। इससे आप लोग क्या निकाल पाते हो, पहले मैक्सिमा को निकाल पाते हो। तो आपके पास यहां पर n की वैल्यू क्या है 1 है, पुट कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा L अपॉन में 2 इंटू में 1, ये क्या बन जाएगा L/2 बन जाएगा। इसका मतलब पहला मैक्सिमा कहां पर है आपके पास L/2 के ऊपर है। और एक बार आपके पास ये नंबर निकल जाता है तो आपको इसको कैसे लिखना है, आपको यहां पर इसको लिखना है L/2। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास यहां पर होने वाला है 1 अपॉन में L/2। ये आपके पास क्या है 2 इंटू में L/2। इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 1 इंटू में L/2। फिर मैंने क्या लिख दिया 2L अपॉन में 2, फिर मैं क्या लिखूंगा 3L/2, फिर क्या लिखूंगा 4L/2। लेकिन मैं आगे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, यह बनने वाला है पूरा की पूरा L के बराबर। जैसे ही आपके पास यहां पर L बनता है आपको रुक जाना है, आप लोग समझ जाओगे जब बात करेंगे ट्रू की। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया है 1 इंटू में L/2 आ गया है, यहां पर क्या आ गया है 2 इंटू में L/2 आ गया है। आपके पास ऊपर क्या रहा होगा 0 इंटू में L/2 रहा होगा, 0 इंटू में L/2, 1 इंटू में L/2, 2L/2। जैसे ही आपके पास ये 2L/2 क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। जैसे ही ये L बनता है यानी कि बॉक्स की लेंथ के बराबर का बन जाता है, तो आपके पास यहां पर क्या करना है, आपको रुक जाना है, उसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। तो आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास क्या निकल कर आया है, आपके पास निकल कर आया है यहां से, यहां पर आपके पास क्या होने वाला है, पहला मैक्सिमा होने वाला है, फर्स्ट मैक्सिमा होने वाला है। अब आपके पास साइन यहां पर है, तो साइन का फंक्शन बेसिकली कुछ ऐसा फंक्शन होता है, वो कुछ इस टाइप की वेव रखता है, कुछ इस टाइप की वेव रखता है, कुछ इस टाइप की क्या रखता है, वो वेव रखता है। ये चीज सबको पता ही होगी, ये तो सबको पता ही होगा, चाहे आपके पास बायो है चाहे आपके पास कुछ भी हो। अगर आपके पास साइन फंक्शन है फिर कोस फंक्शन है तो वो कुछ इस टाइप की वेव रखता है, पहले 0 रहेगा,
फिर मैक्सिमा होगा, फिर जीरो, फिर मिनिमा, फिर जीरो, फिर मैक्सिमा, फिर जीरो। यानी कि पहले मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर मिनिमा, फिर जीरो, फिर मैक्सिमा, फिर जीरो। यानी कि मैक्सिमा के बाद जीरो ही आएगा, फिर अगर मैक्सिमा है पहले तो फिर मिनिमा आएगा, फिर मिनिमा, फिर जीरो आएगा। तो इसी टाइप का पैटर्न आपके पास चलता है। तो अगर आपके पास ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो आपको यहाँ पर लिखना है इसको जीरो के बराबर। क्या लिखना है आपको? लिखना है इसको जीरो के बराबर। और आपके पास ये भी क्या है, जीरो इंटू एल बाई टू, ये बस आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैक्सिमा के ऊपर भी जीरो रहेगा, मैक्सिमा के नीचे भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इस टाइप से अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपने प्लॉट को ड्रॉ करना है। आपने अभी भी देखा है अपने फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू एल बाई टू एन से आपने देखा है, आपने यहाँ पर देखा है कि एल बाई टू पे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा। आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है। ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर है 1 इंटू में एल बाई टू। यहाँ पास यहाँ बेसिकली क्या है, 1 इंटू में एल बाई टू है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ऊपर मैंने ऊपर लिख दिया 0 इंटू में एल बाई टू, मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया 2 एल अपॉन में 2। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, ये एल के बराबर हो गया। तो आगे मैं वो नहीं लिखूंगा। अगर आपके पास आगे क्या आता, 3 एल बाई टू आता, यहाँ पास क्या होता, 1.5 एल हो जाता। और यहाँ पास लेंथ क्या है, बॉक्स से भी बड़ी लेंथ है, बॉक्स की लेंथ आपके पास क्या है, एल ही है। यहाँ पास क्या आ गया, 1.5 एल आ गया। इसीलिए मैंने आगे इंक्रीज नहीं किया और मैंने इसको आगे बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो आपको भी सिर्फ क्या करना है, यहीं तक ही लिखना है। तो जैसे ही आप लोग यहां तक पहुंच गए हो, आप लोग यहाँ पहुंच गए फर्स्ट मैक्सिमा के ऊपर, तो मैक्सिमा के नीचे भी जीरो रहेगा, मैक्सिमा के ऊपर भी क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। अब यहाँ पर जीरो आ गया है। अगर नेक्स्ट कुछ होता, वापस क्या आता, वहां पर मिनिमा आता, फिर आपके पास क्या आता, वापस से जीरो आता, फिर क्या आता, मैक्सिमा आता। इस तरीके से ही आपको बनाना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए आपने देखा है कि आपके पास l बाई टू पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। तो मान लेते हैं कि आपका जो मैक्सिमा है वो कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। x इक्वल टू 0 के ऊपर, आपके पास 0 के ऊपर क्या है, जीरो है। यहाँ पर L2 आपके पास ये क्या है, 2l बाई टू, यहाँ बेसिकली क्या हो गया, l हो गया। तो l के ऊपर भी क्या है, जीरो है। तो आपके पास यहाँ पर भी जीरो है, आपके पास यहाँ पर भी जीरो है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप के ऊपर आ जाएगा। x इक्वल टू 0 के ऊपर, x इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू एल बाई टू मैक्सिमा आएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा है, जिसको आप लोगों ने अभी भी निकाला है अपने फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू एल अपॉन में 2n से। ये क्या आ गया, फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। फिर आप वापस से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रही है, क्या आपको समझ में आ रही है? यस सर, हम नोट कर रहे हैं। रूपाली जी कही लेंथ चेंज हुई तो सर, लेंथ चेंज हुई तो आपके पास सारे के सारे ग्राफ चेंज हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ग्राफ का, तो बेसिकली वो ग्राफ पूछता है सबसे सिंपल सिस्टम के कोरस्पोंडिंग ही, यानी कि 0 टू एल लेंथ का बॉक्स रहेगा। तो ग्राफ बेसिकली इस टॉपिक से सबसे ज्यादा आते हैं। 90% चांस ये है, 90% चांस ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है 0 टू एल लेंथ बॉक्स का। अगर आपके पास वो क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर से आया, अगर वो क्वेश्चन पास कहां से आता है, ग्राफ के ऊपर से आता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ 0 टू एल लेंथ के बॉक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 0 टू एल लेंथ के बॉक्स के लिए, उसी के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं हम लोग अपनी n इक्वल टू 2 के लिए। तो n इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट बाय 2l साइन 2 पाई x अपॉन में l। फंक्शन लिखने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखते हैं कि आखिर पहला मैक्सिमा कहां पर आएगा, पहला मैक्सिमा बेसिकली कहां पर आएगा। तो आपके पास यहां फॉर्मूला था x इज इक्वल टू एल अपॉन में 2n। आपके पास यहां पर n क्या है, 2 के बराबर क्या बन जाएगा, वो l अपॉन में 2 इंटू में 2। तो ये क्या बन जाएगा, बनने वाला है l अपॉन में 4। यानी यहां पास आपके पास क्या आने वाला है, पहला मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा आने वाला है, फर्स्ट मैक्सिमा आपके पास यहां पर आने वाला है। अब इसके वापस क्या आने वाला है, आपके पास यहां पर आ चुका है l बाई 4 आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे करने वाली आपके पास क्या बेसिकली क्या है, 1l इंटू बाई 4, फिर क्या आएगा 2l बाई 4 आएगा, फिर क्या आएगा 3l बाई 4 आएगा, फिर क्या आएगा 4l बाई 4 आएगा। अब क्योंकि 4l बाई 4 क्या होता है, l के बराबर होता है, इसीलिए मैं इसके आगे अब नहीं जाऊंगा। आपके पास ये क्या हो गया, बॉक्स की मैक्सिमम लेंथ तक आप लोग पहुंच गए हो। तो यहां पर क्या है, यहां आपके पास है फर्स्ट मैक्सिमा, यहां पर क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा है। अगर मैक्सिमा आ गया, अब वापस में अब क्या आएगा, यहां पर आएगा जीरो, फिर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा मिनिमा, फिर आपके पास वापस से क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि साइन की वेव और कोस की वेव कैसी होती है, जीरो से स्टार्ट, आपके पास जीरो रहेगा, फिर मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर मिनिमा, फिर जीरो, फिर मैक्सिमा, फिर जीरो। तो इस तरीके से आपकी वेव चलती है। सेम आपको यहां पर भी उस तरीके से करना है। 1 इंटू में l बाई 4, फर्स्ट मैक्सिमा आ गया, फिर आपको पुट करना पड़ेगा 2l बाई 4, 3l बाई 4, 4l बाई 4, मैक्सिमा के बाद जीरो, जीरो के बाद मिनिमा, मिनिमा के बाद फिर से जीरो। आपके पास यहाँ पर ऊपर क्या होने वाला है, 0l बाई 4 होगा, आपके पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता भी है कि साइन जीरो भी क्या होता है,
साइन जीरो क्या होता है, जीरो के बराबर ही होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसीलिए आपके पास n की वैल्यू क्या नहीं होती, जीरो के बराबर नहीं होती है। तो अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ। आपके पास ग्राफ यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको यहाँ पता चल रहा है कि L/4 पे क्या आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। तो ये आपके पास ग्राफ है, 0 है, L/2 है और L है। तो मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स और लगा देता हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ L/4 रहेगा। आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पास रहने वाला है 3L/4 रहेगा। और बेसिकली मैं यहाँ पर इसको L/2 ना लिखकर क्या लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 2L/4। कोई दिक्कत है, क्योंकि 2L/4 भी बेसिकली क्या होता है, L/2 ही होता है। लेकिन एक सीक्वेंस बन गया, 0 L/4, 2L/4, 3L/4, या पास यहाँ पर क्या है 4L/4 ही है। यहाँ पास क्या है, 0 इंटू में L/4, 1 इंटू में L/4, 2 इंटू में L/4, 3 इंटू में L/4 और 4 इंटू में L/4 बन जाएगा आपके पास। तो बेसिकली आपके पास एक पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि L/4 पे क्या आएगा, 1 इंटू में L/4 के ऊपर क्या आएगा, पहला मैक्सिमा आने वाला है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, पहला मैक्सिमा आएगा। मान लो आपके पास मैक्सिमा कहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, L/4 के ऊपर वो आने वाला है। फिर लिखा हुआ है 2L/4 के ऊपर क्या आने वाला है, 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 3L/4 के ऊपर क्या रहने वाला है, वो मिनिमा रहेगा। तो जितना मैक्सिमम गया है उतना कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर है x इक्वल टू 4L/4 पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को मिला देना है। आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरीके का एक ग्राफ बन जाने वाला है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कोरस्पोंडिंग टू n इक्वल टू 2 फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to L। इस तरीके से आप लोग अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी कर सकते हो। या आपके पास क्या है, n इक्वल टू 2 का ग्राफ है, जो कि आपने बड़े आराम से बना लिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है x इक्वल टू L/2n से कि पहला मैक्सिमा कहां पर आएगा। मैक्सिमा के बाद आता है 0, फिर आएगा मिनिमा, फिर आएगा 0 मैक्सिमा, 0 मिनिमा, 0 मैक्सिमा, 0 मैक्सिमा, 0 मिनिमा। यानी कि 0 आपका हर मैक्सिमा के बाद आने वाला है और हर मिनिमा के बाद आने वाला है। यानी कि मिनिमा के इधर भी 0, इधर भी 0, मैक्सिमा के इधर भी 0, उधर भी 0। तो इस तरीके का बस क्या होता है, बेसिक सा ग्राफ होता है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है। चैनल के ऊपर जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली आती रहे। तो ये बात हम लोगों ने की है अभी n इक्वल टू 2 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं n इक्वल टू 3 के लिए। क्या हम लोग n इक्वल टू 3 के लिए भी अपने ग्राफ को बना पाएंगे? तो बहुत इजीली बना पाएंगे, बहुत इजीली बना पाएंगे। आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू L/2n। आपके पास ये क्या है, फॉर्मूला है। आपने n इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन लिख लिया है, sin 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/L sin 3πx अपॉन में L, sin 3πx अपॉन में L। पास यहाँ पर क्या आ गया है, फंक्शन आपके पास आ गया है। रूपाली जी कह रही है सर क्वेश्चंस कैसे होंगे? अभी थोड़ी देर के अंदर क्लास खत्म करते करते मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन देके चला जाऊंगा। जब आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपको बताऊंगा। बस ये ग्राफ और सीख लो। ये लास्ट ग्राफ है, ये लास्ट ग्राफ है n इक्वल टू 3 वाला। फंक्शन ये रहा, आपको चेक करना है कि पहला मैक्सिमा कहां पर आएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। क्या बन जाएगा, L अपॉन में 2 इंटू में 3, या पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर L/6 हो जाएगा। यानी कि L/6 के ऊपर क्या आने वाला है, पास फर्स्ट मैक्सिमा आने वाला है। तो जैसे आप लोगों ने अभी तक पहले किया था, सेम वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास है 1 इंटू में L/6। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2L/6, 3L/6। तब तक करते रहो जब तक वो L ना बन जाए। यहां पर क्या है 4L/6, यहां पर क्या है 5L/6, यहां पर क्या है 6L/6। और क्योंकि 6L/6 क्या होता है, L के बराबर होता है, तो मैं यहां पर अब रुक गया हूं। आपके पास यहां पर क्या आने वाला है, मैक्सिमा आएगा। अगर मैक्सिमा आ चुका है, फिर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा, मिनिमा आएगा। बस आप लोग लिखते रहिए, मैक्सिमा 0 मिनिमा, फिर आपके पास क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा मैक्सिमा, फिर आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि आपका ग्राफ हो रहा है साइन से, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो वो स्टार्ट कहां से होगा, आपके पास 0L/6, यानी कि कहां स्टार्ट होने वाला है, वो 0 से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपका एक बार फर्स्ट मैक्सिमा निकल जाएगा, तो आप लोग उसके बाद आपको चेक करना है 0 है, मिनिमा है, 0 है, मैक्सिमा है, 0 है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मैक्सिमा को निकालना है। ग्राफ आप लोग बड़े आराम से यहां पर लिख पाओगे। तो आपके पास यहां पर आया है मैक्सिमा L/6 के ऊपर। अगर आपके पास मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है, 0 ड्रॉ कर रखा है, L/6 है, 2L/6 है, 3L/6 है, 4L/6 है, 5L/6 है और L है। यानी कि बेसिकली मैंने इस बॉक्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। L/6 के ऊपर क्या है, मैक्सिमा है। लेट्स से मैक्सिमा आपके पास यहां पर आ रहा था, मेरे पास यहां पर क्या है, 2L/6 के ऊपर 0 है, तो 0 है। 3L/6 के ऊपर क्या है, मिनिमा है, मिनिमा कर देते हैं। 4L/6 के ऊपर क्या है, 0 है, 0 कर देते हैं। 5L/6 के ऊपर क्या है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा कर देते हैं।
6L/6 के ऊपर क्या है, 0 है, तो 0 कर देते हैं। तो आपका बेसिकली ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से, x इज इक्वल टू L/n से। तो x इज इक्वल टू L/n का यूज कर x इज इक्वल टू L/n का x इज इक्वल टू L/2n का यूज कर आप लोगों ने n इज इक्वल टू 1 का फंक्शन बनाया है, आप लोगों ने n इज इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ बनाया है, आप लोगों ने n इज इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ बनाया है। और ये ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं। आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। आप लोगों ने पहले क्या बनाया इससे, आप लोगों ने इससे पहले जस्ट पहले बनाया था n इज इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ। उससे पहले आपने क्या बनाया था, आपने बनाया था n इज इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ। और अगर मैं तीनों ग्राफ को आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके से, तो वो ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप के ही निकल कर आए थे, जो कि आप लोगों ने अभी भी बनाए हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपको इन ग्राफ को डायरेक्टली याद नहीं करना है, आपको इन ग्राफ को सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है, उसके बाद वाली चीज तो बड़े आराम से निकल जाती है। लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा उनको देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा उनको देख लेते हैं। तो पहली चीज तो ये आ सकती है, पहली चीज तो ये आ सकती है कि वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपके पास फोर्थ स्टेट के लिए फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर आएगा, फर्स्ट मिनिमा कहां पर आएगा, थर्ड मैक्सिमा कहां पर आएगा, या फिर फोर्थ मैक्सिमा कहां पर आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं यहां पर कि n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए मुझे बता दो, n इज इक्वल टू 4 के लिए मुझे बता दो कि आखिर आपके पास फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन क्या होने वाली है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन क्या होने वाली है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन मुझे बता दो। n इज इक्वल टू 4 के लिए आपके पास बॉक्स क्या है, 0 to L लेंथ का है। पहला मिनिमा कहां पर आएगा n इज इक्वल टू 4 के लिए, मुझे बस ये बता दो। ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब तक आप लोग इसको सॉल्व करते हो, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, अगर आपके पास यहाँ पर ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 के लिए है, n इज इक्वल टू 2 के लिए है, n इज इक्वल टू 3 के लिए है। अगर मैं यहाँ पर L/2 से एक इस तरीके से लाइन खींच देता हूं, अगर मैं यहाँ पर L/2 से कुछ इस टाइप की लाइन को ड्रॉ करूंगा, तो फिर मैं ये देख सकता हूं कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट सिमेट्रिक है और कौन कौन सी स्टेट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो चीज प्लस एक्स में है वही आपके पास कहां पर होनी चाहिए, माइनस एक्स के अंदर होनी चाहिए। जो प्लस एक्स के अंदर है वही माइनस एक्स के अंदर होनी चाहिए, जो प्लस एक्स के अंदर है वही माइनस एक्स के अंदर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं n इक्वल टू 1 को, अगर मैं यहां पर देख रहा हूं n इक्वल टू 1 को, तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है, आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जितनी चीजें आपके पास यहां पर है, जो चीज यहां पर है वही आपके पास कहां पर हो रही है, यहां पर भी हो रही है। इसका मतलब आपके पास ये क्या है, आपके पास यहां पर निकल गया है सिमेट्रिक, आपके पास यहां पर क्या निकल गया है, सिमेट्रिक निकल गया है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखोगे n इक्वल टू 2 को, अगर आप लोग देखोगे n इक्वल टू 2 को, तो यहां पर तो ये चीज पॉजिटिव के अंदर है, लेकिन यहां पर क्या है, नेगेटिव के अंदर है। दैट मींस आपके पास ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। यहां पास यहां पर क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। फिर आप लोग यहां पर देखोगे n इक्वल टू 3 को, यहां पर आपके पास क्या है, नेगेटिव में है, यहां पर क्या है, नेगेटिव में ही है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव में है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव में ही है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और एक बेसिक पैटर्न आपके सामने यहां पर आ गया है, एक बेसिक पैटर्न आपके सामने यहां पर आ गया है कि आपके पास यहां पर जो लिखा हुआ है ओड, n इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, n इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, फिर आपके पास यहां पर आने वाला है n इक्वल टू 5 भी, यानी कि ओड ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग, ओड ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो फंक्शन होता है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो आपके पास कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन इवन ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर के लिए आपका फंक्शन कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। तो यहां से आपके पास राइज होता है क्वेश्चन नंबर टाइप 2। आपको मैंने बताया एक टाइप अभी कि n इक्वल टू 4 के लिए पहला मिनिमा कहां पर आएगा, n इक्वल टू 4 के लिए पहला मिनिमा कहां पर आएगा। तो कुछ बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है L/8, 4L/8, 4L/8, L/8 के ऊपर मैक्सिमा, मिनिमा इज इक्वल टू 2L/8। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मिनिमा पहला कहां पर आने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर आएगा, आपके पास आने वाला है वो, आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर आएगा, आपके पास बेसिकली फर्स्ट मैक्सिमा आने वाला है। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, x इज इक्वल टू L/2n। मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इनकी वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ पर L/2 इंटू में 4 बन जाएगा यहाँ पर L/8। तो यहाँ पर बस क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पर आएगा पहला मैक्सिमा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पहला मैक्सिमा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पहला मैक्सिमा। अब आपको चीजों को दोबारा से लिखना है, आपको इसको लिखना पड़ेगा अच्छे से। जैसे कि आपके पास यहाँ पर निकल कर आया ये L/8, अगर मैं खाली पेज ढूंढता हूँ यहाँ पर, अगर आपके पास यहाँ पर निकल कर आया L/8, तो अब मुझे इसको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, 1L/8 लिखना पड़ेगा, 2L/8 करना पड़ेगा, 3L/8 करना पड़ेगा,
4L/8 करना पड़ेगा। कहां तक करना पड़ेगा? अप टू 8L/8 तक करना पड़ेगा, लेकिन मेरा काम सिर्फ इतने से ही हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा है, ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा है, तो इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमा आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमा आएगा, और फर्स्ट मिनिमा कहां पर आने वाला है, 3L/8 के ऊपर आने वाला है। और मैंने ये आंसर देखा है, रूपाली ने कहा था 3L/8 होगा मिनिमा, बिल्कुल सही जवाब। 3L/8 के ऊपर क्या होने वाला है, आपके पास मिनिमा होने वाला है। फर्स्ट मिनिमा विल बी ऑन 3L/8। खुशप्रीत का भी आंसर सही है। कल्पना जी कह रही है L/, उसके नीचे उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। कैमवर्ल्ड कह रहे हैं 3L/8, बिल्कुल सही बात। 3L/8 के ऊपर आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पर पहला मिनिमा आने वाला है। ना तो आपने फंक्शन को देखा, ना आपने उसे ग्राफ को प्लॉट किया, सिर्फ और सिर्फ x = L/2n से ये बता दिया कि पहला मिनिमा कहां पर आएगा। और सिर्फ यही नहीं, आप लोग यही बता पाओगे कि सेकंड मिनिमा कहां पर आएगा, 0 कहां पर आएगा, पहला नोड कहां पर आएगा। ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास यहां पर है नोड। जहां पर भी आप फंक्शन, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, नोड होता है। तो आपके पास यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको फंक्शन दे देगा, आपको फिर बोल देगा वो कि n = 4 के लिए बात कर रहा हूं, n = 3 के लिए बात कर रहा हूं, n = 2 के लिए बात कर रहा हूं। बस मुझे ये बता दो कि पहली नोड कहां पर आएगी, पहली मैक्सिमा कहां पर आएगी, सेकंड नोड कहां पर आएगी, थर्ड मैक्सिमा कहां पर आएगा, फोर्थ मैक्सिमा कहां पर आएगा। अगर आप लोग चेक करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, तो आपके यहां से सिर्फ और सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा को आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। तो ये बात हमारी हुई थी मैक्सिमा मिनिमा की, यानी कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जनरली आपके पास आती है 0 to L लेंथ के बॉक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहीं से ही आती है 0 to L लेंथ के बॉक्स के लिए। बाकी बॉक्सेस के ऊपर से इतनी बार क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बाकी बॉक्सेस के ऊपर से इतनी बार क्वेश्चन नहीं आए हैं। कल्पा दिंगिया कह रही है L/4 फर्स्ट मिनिमा। चलिए वो तो मैंने मिटा दिया, ध्यान नहीं है कहां पर था। बाकी हम लोगों ने अभी चेक किया है कि वो कहां पर आया, तो चेक कर लेते हैं कि आखिर आपके पास फर्स्ट मिनिमा कहां पर आने वाला है। आप कह रहे हो L/4 फर्स्ट मिनिमा, तो पहला मिनिमा कहां पर आने वाला है, 3L/8 के ऊपर आने वाला है। L/4 के ऊपर नहीं आएगा, L/4 के ऊपर नहीं आएगा। वापस चेक कीजिए, क्लास को दोबारा से देखिए, बड़े आराम से आप लोग समझ पाओगे। लेकिन चीजों को प्लीज आप लोग बिल्कुल स्टेप के अंदर करना। रूपाली जी कह रही है नोड आपके पास आने वाला है 2L/8 के ऊपर। क्या 2L/8 के ऊपर नोड आएगा? बिल्कुल सही बात। आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, वो पहला नोड आने वाला है। अगर आपसे वो पूछता है कि सेकंड नोड कहां पर आएगा, तो आपके पास वो कहां पर आने वाला है, 4L/8 के ऊपर आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अब चलते हैं आगे, क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज्यादा। सेशन हमारा वैसे ही 1 घंटे का था, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, बट कुछ बातें और बच गई है। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 6 electrons are kept in 1D box of length 1 nanometer. What is the energy change corresponding to transition from HOMO to LUMO? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके से एनर्जी एक्सप्रेशन को पढ़ते हो, किस तरीके से आप लोग पढ़ते हो अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को। तो 1D बॉक्स के लिए 0 to L लेंथ का बॉक्स होगा, तो आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है, ये आपकी होती है n²h²/8ml²। बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको यहाँ पर पता है। और आपको ये भी पता है कि आपके पास यहाँ पर n क्या होता है, n आपके पास यहाँ पर होता है ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, जिसकी वैल्यू आपके पास वेरी करती है n = 1 2 3 से आपके पास तरीके से वो वेरी करती है। काल्पा कह रहे हैं सॉरी सर आई अंडरस्टैंड नाउ। बहुत अच्छी बात है, अगर अंडरस्टैंड कर गए हो, बस लेक्चर को देखते रहिए, फॉलो करोगे तभी आप लोग समझ पाओगे। सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन के सारे टाइप आपको बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारा टाइप आपका कवर हो जाएगा अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है, पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, उसके बाद ही आप लोग चीजों को आगे करना, राइट। तो चलिए 1D बॉक्स की बात कर रहे हैं, 0 से L लेंथ का आपका बॉक्स होगा। एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 1 होगी, अगर आपके पास n की वैल्यू 1 होगी, तो एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी n², यानी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाने वाली है, ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगी 1 का स्क्वायर इंटू में h²/8 ml का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर n को 1 पुट कर दूंगा, तो अब एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/h²/8 ml का स्क्वायर। अगर आपका n = 2 होगा, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 2/h²/8 ml का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 3 पुट कर दूंगा, तो अगर आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर हो जाने वाली है एनर्जी, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर मैं n की वैल्यू को 3 करूंगा, तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाने वाली है 3 का स्क्वायर h²/8 ml का स्क्वायर। यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। या तो वो ये एनर्जी को रखेगा, या तो वो इसको रखेगा, या तो वो इसको रखेगा, इसके बीच की एनर्जी नहीं होती है।
क्वांटम पार्टिकल अगर ट्रांसलेशन मोशन भी शो कर रहा होगा तो वो भी क्वांटाइज्ड होता है, वो भी क्वांटाइज्ड होता है। या तो एनर्जी ये हो रही होगी 1 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर, या हो रही होगी 2 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके बस क्या बन जाएंगे, यहाँ पर एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों के बीच में गैप क्या है, तो गैप निकाल दोगे, इसमें जिसको माइनस करना है, यानी कि 4h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। तो ये गैप कितना निकल कर आएगा, या बस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास यहाँ पर ये गैप कितना होगा, तो ये भी निकाल लोगे, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा 9h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर माइनस का 4h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाने वाला है 5h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। और अगर आप लोग इस तरीके से अपने लेवल्स को ऊपर बढ़ाते रहोगे n=4 के लिए भी, n=5 के लिए भी, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास यहाँ पर जो ये गैप है ये इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर क्या है 3h स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 5h स्क्वायर है, ऊपर क्या आएगा और भी ज्यादा आएगा, फिर क्या आएगा और भी ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये गैप क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, क्वेश्चंस बहुत ही इजी आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपने अभी सीखा क्या। आपने अभी देखा है कि आपके पास एनर्जी क्या थी, आपके पास यहाँ पर एनर्जी थी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पास यहाँ पर क्या थी, एनर्जी के बराबर थी। इससे आपने क्या निकाला, इससे आपने निकाला कि n=1 के लिए आपके पास यहाँ पर लेवल आएगा 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर होता है। n=2 के लिए आपके पास यहाँ पर लेवल आएगा, यहाँ पर होता है 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। n=3 के लिए आपके पास यहाँ पर थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, यहाँ पास क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 3 का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 9h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। n=4 आपके पास यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आपस क्या बन जाएंगे, लेवल्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये लेवल बन गए तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पार्ट इन 1D बॉक्स के। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 20 है, 25 है, या फिर कोई भी पार्टिकल आपको गिवन होगा, और आपको गिवन होगा कि आपके पास इतने पार्टिकल हैं, ट्रांजिशन करने की एनर्जी क्या है, ट्रांजिशन करने की वेवलेंथ क्या है, ट्रांजिशन करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर केप्ट इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 1 नैनोमीटर। What is the energy change corresponding to transition from HOMO to LUMO? HOMO क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आपको बस ये देखना है कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, अगर मैं वहां से ट्रांजिशन कर रहा हूं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम HOMO इज n=3 एंड LUMO इज 4। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपके पास एनर्जी लेवल कुछ इस टाइप के बनने हुए हैं। आपके पास 1D बॉक्स के लिए 0 to L लेंथ के बॉक्स के लिए आपके पास एनर्जी लेवल कुछ इस टाइप के बने हुए हैं। और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयर के अंदर रहते हैं। दैट मींस आप लोग इनको कहां पर फिल करने वाले हो, यहां पर फिल करने वाले हो। तो उनको कैसे फिल करोगे, आप लोग यहां पर उनको फिल करने वाले हो कुछ इस तरीके से। आप लोग फिल करने वाले हो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, दूसरा यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया है, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो इसमें होमो कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा है इसके अंदर, ये रहा। यहाँ पास यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है। अब बात करते हैं लूमो क्या है। लूमो मतलब क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। वो यहाँ पर क्या होने वाला है, वो पास यहाँ पर होने वाला है n=4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। तो आपके पास होमो भी है, आपके पास लूमो भी है। आपसे पूछा है कि अगर आपको यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है यहाँ पर, तो कितनी एनर्जी की आपको जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स जितना इनके बीच में क्या है, यहाँ पर गैप है, जितना आपके पास यहाँ पर क्या है, इनके बीच में गैप है। तो आपके पास यहाँ पर गैप क्या है,
16H² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर माइनस का 9H² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर गैप क्या है, आपके पास यहाँ पर गैप है बहुत सिंपल सा, आपके पास यहाँ पर गैप क्या है, आपके पास यहाँ पर गैप बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर गैप बन जाएगा 16H² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर माइनस का 9H² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। आप लोग यहाँ से बता पाओगे बड़े आराम से कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 7H² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाला है, बॉक्स की लेंथ आपको गिवन है, H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास भर भर के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर CSIR नेट के अंदर पार्टिकल इन बॉक्स से। पार्टिकल इन बॉक्स के मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन के टाइप बता दिए हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कैसे लोग फंक्शन लिखते हो, 0 to L वाले बॉक्स के लिए, 0 to 2L वाले के लिए, 0 to 3L वाले के लिए। फिर आपको पता होना चाहिए कैसे लोग लिखते हो उसकी एनर्जी को, चाहे वो 0 से L वाला हो, 0 से 2L वाला, 0 से 3L वालों को। फिर आपको देखना है कि आप किस तरीके से ग्राफ बनाते हो अपने सबसे सिंपल सिस्टम के लिए, यानी कि 0 to L वाला बॉक्स होना चाहिए, 1D होना चाहिए। उसके लिए आप लोग किस तरीके से अपने फंक्शन से उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो और कहां पर आपके पास उस ग्राफ के अंदर कहां पर आपके पास उस ग्राफ के अंदर नोड आता है, पहला मैक्सिमा कहां पर आता है, दूसरा मिनिमा कहां पर आता है, तीसरा मैक्सिमा कहां पर आता है, चौथा मिनिमा कहां पर आता है, ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके पास यहां से बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास इस टॉपिक के ऊपर से यहां पर आए हुए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने अभी भी देखा है इस क्वेश्चन को, आपने अभी भी देखा है इस क्वेश्चन को, आपने यहां पर क्या निकाला है, आपने यहां पर निकाला है, आपके पास यहां पर कुछ लेवल थे, यहां पर क्या था n=1 था, ये क्या था n=2 था, बस यहां पर n=3 था, यहाँ पर क्या था n=4 था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। आपने यहाँ पर निकाला है कि कितनी एनर्जी आपको चाहिए ट्रांजिशन के लिए। तो ट्रांजिशन हमेशा कहां पर होने वाला है, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में होने वाला है। और ट्रांजिशन के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम के अंदर क्या आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ट्रांजिशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर क्या आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। दैट मीन्स अगर आप लोग सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप जो आपके पास है, अगर आप लोग यहां पर इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो तो आप लोग और भी जल्दी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए डिराइव करते हैं कि आखिर आपके पास सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होता है, सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आपके पास जो एक क्वेश्चन है ये किस अलग अलग तरीके से फ्रेम हो सकता है। आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर है 6 इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है वो क्या दे दे, आपको यहां पर वो दे देगा 10 इलेक्ट्रॉन, क्या दे देगा वो 10 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, या वो दे सकता है आपके पास यहां पर 22 इलेक्ट्रॉन, या फिर वो आपको कितने भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसकी मर्जी है। उसके बाद जो यहाँ पर बॉक्स की लेंथ है उसको वो चेंज कर सकता है, 1 नैनोमीटर आपको गिवन है, जनरली आपको ये देता है वो, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो लेंथ को वो चेंज कर सकता है। उसके बाद वो आपको कुछ भी बोल सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा क्वांटम पार्टिकल है जो कि एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही रहता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन को फिल किया है एक के अंदर 2, वो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा कि आपके पास एक ऐसा क्वांटम पार्टिकल है जो एक स्टेट के अंदर एक ही रहता है। तो उस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पार्टिकल इन 1D बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा है, अगर उसका मोशन पार्टिकल 1D बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो एनर्जी लेवल सेम रहने वाले हैं, एनर्जी लेवल क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो वो आपको बनाने आने चाहिए और वहां से आप लोग क्या निकाल पाओगे, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन निकाल पाओगे। अब जरूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा क्या पूछे, एनर्जी को ही पूछे, वो आपसे पूछ सकता है कि उसकी वेवलेंथ क्या होने वाली है, जो उसकी आपके पास क्या होने वाली है, वेवलेंथ क्या होने वाली है, जो आपके पास क्या होने वाली है, वेवलेंथ क्या होने वाली है, आपके पास क्या होने वाली है, वेवलेंथ क्या होने वाली है। वो आपसे पूछ सकता है कि निकलने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, निकलने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर आप लोगों ने एनर्जी को निकाल लिया है तो वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को तो आप लोग क्या कर सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एनर्जी क्या होती है, ये आपके बराबर होती है h न्यू, या बराबर होती है hc अपॉन में लैम्बडा। तो अगर आपके पास E निकल जाएगा तो म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी को निकाल पाओगे और लैम्बडा यानी कि आप लोग वेवलेंथ को निकाल पाओगे। या फिर वो आपसे वेव नंबर भी पूछ सकता है, या फिर वो आपसे वेव नंबर भी डायरेक्टली पूछ सकता है। तो आप लोग सारी चीजों को निकाल पाओगे क्योंकि आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला भी है। तो ज्यादा कुछ भी हम लोगों ने आज यहाँ पर याद ही नहीं किया है। सर लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है क्या, नहीं अभी मत करिए आप लोग, बस आप लोग अपने घर में कर लेना लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होता है, सिर्फ वही आपको बता रहा था यहाँ पर मैं, वही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एल की वैल्यू को पुट कर लीजिए, अपने आंसर को निकाल लीजिए, लेकिन अपने तक उसको रखिए। जो आंसर इसका आने वाला वापस आंसर क्या था, 7h² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर था। आप लोग इसके अंदर एल की वैल्यू को पुट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग पुट करनी पड़ेगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को, प्लैंक कांस्टेंट की, आपके पास डायरेक्ट वहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो वैल्यू को आप लोग खुद पुट कर लेना।
मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर और कैसे आपको उसको अप्रोच करना है। तो अभी हम कह रहे थे कि आपके पास जो ट्रांजिशन होता है वो जनरली आपको होने वाला है सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में। तो क्यों ना आप लोग सक्सेसिव एनर्जी के बीच में, सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच में एक फॉर्मूले को डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर याद कर लो। तो चलिए फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। आपके पास ट्रांजिशन यहाँ पर क्या हो रहा है, n से आप लोग कहाँ पर जा रहे हो, n+1 के अंदर जा रहे हो, 6 से जा रहे हो 7 के अंदर, 8 से आप लोग जा रहे हो 9 के अंदर, 10 से आप लोग जा रहे हो 11 के अंदर। आप लोग कैसे जा रहे हो, सक्सेसिव आपके पास यहाँ पर क्या है, एनर्जी लेवल है। 6 है तो 7 है, 8 है तो 9 है, 10 है तो 11 है। आपके पास यहाँ पर क्या है, सक्सेसिव है। आपके पास यहाँ पर क्या है, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E ऑफ n+1 माइनस का En। इसका फॉर्मूला यहाँ पर बनने वाला है n+1 का स्क्वायर इंटू में h का स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पर यहाँ से क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास यहाँ पर। तो मुझे अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, ताकि मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी सी इजी हो जाए। तो यहाँ क्या बन जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर इंटू में n का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में n इंटू में 1 माइनस का n का स्क्वायर। इससे आपका ये कट जाएगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला का बन जाएगा 2n प्लस का 1 इंटू में h का स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन गया है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है 2n प्लस का 1 इंटू में h का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ml का स्क्वायर। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वो चेक कर रहा है ट्रांजिशन का फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बनाना यूज करना है 2n प्लस का 1 इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। कल पर कह रहे हैं एवरी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट n टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस का 1 इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml स्क्वायर। बिल्कुल सही, यही फॉर्मूला आप यहाँ पर बन रहा है 2n प्लस का 1 इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपके पास यहाँ पर जो ये n है ना, यहाँ पर जो ये n है, ये आपके पास क्या है, छोटे वाला क्वांटम नंबर है। अगर 6 से 7 में जा रहे हो तो आपको 6 लेना पड़ेगा, अगर 8 से 9 में जा रहे हो तो आपको 8 लेना पड़ेगा, अगर 10 से 11 में जा रहे हो तो आपको 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या माना था, इसको माना था n, आपने यहाँ पर क्या लिया था, n प्लस का 1 लिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप लोग n की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर लेनी है, यानी कि जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर से छोटी वाली वैल्यू आपको लेनी है। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन को कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, what is the value of a, what is the value of a if ah square upon में 4 ml का square defines the gap in energy between 28th and 27th energy levels for a particle confined to move in 1D box of length 0 to L। ये क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो आपको देगा 6th and 7th स्टेट, वो आपको देगा 5th and 6th स्टेट। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 28th and 27th स्टेट, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 28th and 27th स्टेट। इन दोनों के बीच में गैप अगर आपका बराबर है ah स्क्वायर अपॉन में 4 ml स्क्वायर के, तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 57, 55, 27.5 या फिर 28.5। फटाफट आप लोग बताइए कि इसके अंदर से आपके पास आंसर क्या होगा, 57, 55, 27.5 और 28.5। आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इफ ah स्क्वायर अपॉन में 4 ml का स्क्वायर डिफाइंस द गैप इन एनर्जी बिटवीन 28th and 27th एनर्जी लेवल फॉर ए पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to L। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। नेहा जी कह रही है आरजे एकेडमी चैनल पर कब से कंटिन्यू करोगे सर। अभी तो मैं आईएफएस के चैनल के ऊपर ही आपको मिलूंगा, आपको मुझसे जुड़ना है डेली 4 बजे, डेली 4 बजे, डेली 4 PM के ऊपर, डेली 4 PM के ऊपर मैं आपको मिलने वाला हूं लाइव आईएफएस के केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने सीरीज को स्टार्ट किया है क्वांटम केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज, जहां पर हम लोग CSIR नेट एग्जाम को प्योरली फोकस कर रहे हैं, प्योरली फोकस कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आपको उसी तरीके की रिवीजन दे रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो सेशन आपको अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर उसको शेयर कर दीजिए कर। और जब भी हमारे पास हमारा सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले आप लोग
अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेना, ताकि ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो सकें। जितने ज़्यादा बच्चे होने वाले हैं उतना ही मज़ा आएगा, उतना इंटरेक्शन होगा, उतने ही चीज़ें हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो भावना जी ने कहा है कि आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, 55 आने वाला है। ये आंसर दिया है भावना ने, ये आंसर दिया है भावना ने कि 55 का क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। उसके बाद खुशप्रीत जी कह रहे हैं, खुशप्रीत कौर कह रहे हैं कि इसका आंसर सी आएगा। ये आंसर किसका है, ये आंसर खुशप्रीत जी का है कि इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर किसी और को भी आंसर देना है, कल्पा जी कह रही है ऑप्शन बी आएगा। चलिए ऑप्शन बी पे दो लोग आ गए हैं। अब पहले भावना थी, अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गए, कल्पा जी भी कहां पर आ गए हैं, ऑप्शन बी के ऊपर आ गए हैं। तो ऑप्शन बी के ऊपर क्या है, 2 वोट आपके पास आ चुके हैं। ऑप्शन सी पे क्या आई है, सिर्फ और सिर्फ 1 वोट आई है। 27.5 को मिला है 1 वोट और 55 को मिल गया अभी तक 2 वोट। क्या किसी और ने अभी तक आंसर सोल्व नहीं किया है? अगर किसी और ने भी अभी तक आंसर सोल्व किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स के अंदर कमेंट चैट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। काल्पा जी कह रहे हैं आंसर 55, 2a इज इक्वल टू 2 into 27 + 1, a इज इक्वल टू 55। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। सोलंकी अंकिता कह रही है बी, तो चलिए बी के ऊपर एक और वोट आ गया है। सोलंकी जी भी कह रही है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। सर एक क्वेश्चन क्वांटम का गेट में आया था, प्रोबेबिलिटी करके कुछ था सर, वो क्वेश्चन करा दो सर आप। देखिए इस बार जो गेट में क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर जो भी क्वेश्चन था मैं बात करूंगा फैकल्टी से। अगर क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, गेट में आया था, तो मैं देखता हूं अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको वो करा दूंगा। अनामिका श्रीवास्तव कह रही है कि आंसर सी आएगा। अनामिका श्रीवास्तव कह रही है कि आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए इसके ऊपर एक और वोट आ गया है अनामिका। अब देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 2 वोट 3 वोट मिले हैं ऑप्शन बी को, 2 वोट मिले हैं ऑप्शन सी को। देखते हैं कि आखिर किसका आंसर यहां पर सही है। आपके पास यहां पर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए if ah² upon में 4ml² defines the gap in energy between 28th and 27th एनर्जी लेवल। ये कोई क्वेश्चन है, नेट लेवल के ऊपर का क्वेश्चन है, वहां पर बहुत इजी लेवल्स आते हैं, 5 आएगा, 6 आएगा। आप बहुत एडवांस कर रहे हो, 28 एंड 27th लेवल के बीच का गैप चेक कर रहे हो। एनर्जी लेवल्स फॉर ए पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 to L। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर आपके पास यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आपने देखा है कि आपके पास फॉर्मूला क्या था सक्सेसिव होने का, आपका फॉर्मूला निकल कर आया था, आपके पास गैप क्या निकल आया था, डेल्टा ई एन से कहां पर जा रहे हो, दोबारा से लिखता हूं मैं इसको। आपने अभी भी फॉर्मूला देखा है कि आपके पास डेल्टा ई क्या निकला था, आपने देखा है फॉर्मूला डेल्टा ई n2n प्लस फॉर्मूला प्लस क्या था 2 इंटू में आपके पास यहां पर फॉर्मूला था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आपके पास यहाँ फॉर्मूला था 2n प्लस का 1 इंटू में h² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अभी अभी देखा था, ये फॉर्मूला आप लोगों ने अभी अभी देखा था। मैंने आपको जो कहा था कि आपके पास यहाँ पर n की कौन सी वैल्यू होने वाली है, जो आपके पास यहाँ पर छोटी वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पर वैल्यू क्या गिवन है, 28 गिवन है और 27 गिवन है। मैं यहाँ पर क्या लेकर चलूंगा, 27 को लेकर चलूंगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ बन जाएगा 2 इंटू में 27 प्लस का 1 इंटू में h² अपॉन में 8 ml का स्क्वायर इंटू में 8 ml का स्क्वायर। 2 इंटू में 27 क्या होता है, 54 होता है, प्लस 1 क्या बन जाएगा 55 h² अपॉन में 8 ml स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने इन दोनों के बीच में, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में आपने गैप तो देख ही लिया है। भावना कह रहे हैं सी बिकॉज ah² अपॉन में 4 ml स्क्वायर। चलिए आप अपना आंसर चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप जा रहे हो सी के ऊपर। तो बी को बचे 2 वोट, सी को मिल गए हैं आप 3 वोट। देखते हैं किसका सही होगा। काल्पा कह रहे हैं सर आई डिडंट डिवाइड बाय 2, आंसर इज 27.5। तो काल्पा जी भी अपने ऑप्शन को चेंज कर रही है। तो बी के लिए बच गए हैं सिर्फ 1, सी के लिए हो गए हैं 4। देखते हैं क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने इस आंसर को सही किया है या फिर नहीं किया है। आपके पास डेल्टा ई निकल कर आया है 55 h² अपॉन में 8 ml स्क्वायर और आपको यहां पर गिवन है ah² अपॉन में 4 ml का स्क्वायर। तो इसको डायरेक्टली इससे कंपेयर कर लो, आपके पास एक की वैल्यू निकल जाएगी। नेहा कह रही है जिसका आंसर क्या आने वाला है, सी आने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं कि अगर इसका आंसर क्या आएगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 55 h² अपॉन में 8 ml स्क्वायर को 55 h² अपॉन में 8 ml स्क्वायर को आपको डायरेक्टली कंपेयर करना है किसके साथ, ah² अपॉन में 8 ml स्क्वायर के साथ, ah² अपॉन में 8 ml स्क्वायर के साथ। तो आपके पास यहाँ पर 8 अपॉन में 4 ml स्क्वायर के साथ आपके पास यहाँ पर गिवन है 4 गिवन है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पर ये बन जाने वाला है, ये क्या है h² से h² कट जाएगा, ml² से ml² कट जाएगा। यहां पर क्या है 4 है, यहां पर क्या 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
दैट मीन आपके पास यहाँ पर ए क्या आ गया है, आपके पास यहाँ पर ए आ गया है 55 डिवाइड बाय 2 यानी कि 27.5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मेजोरिटी जो बच्चे थे वो बिल्कुल सही थे, उनका आंसर क्या था, बिल्कुल सही था। तो अगर इसी तरीके से आप लोग साथ में जुड़ोगे, आप लोग साथ में लेक्चर को देखोगे, क्वेश्चन को करोगे, तो आपके आंसर्स भी ठीक होने लग जाएंगे। ये क्वेश्चन नेट के लेवल से ज्यादा टफ है, नेट के अंदर इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, नेट के अंदर इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं डरना है, बड़े इजीली आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन तो कर पाओगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के दिन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करते हैं। आपको निकालना है डेल्टा ई, आपको निकालना है डेल्टा ई कि डेल्टा ई किसके बराबर आएगा अगर आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है, अगर आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है 9th लेवल से 5 वाले लेवल के अंदर, आपके पास ट्रांसफर हो रहा है, आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है 9 to 5 वाले लेवल के ऊपर, यानी कि आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है n = 9 से, n = 9 से कहां पर हो रहा है, n = 5 के अंदर हो रहा है। आपके पास यहां पर n क्या है, ये आपके पास यहां पर है ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली आते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर आपको गिवन है, n = 9 से कहां पर जा रहे हो, n = 5 में जा रहे हो, तो कितना आपके पास गैप आने वाला है, कितने चांसेस हैं गेट के। यार आप लोग अपनी बातें करते हो यहाँ पर लाइव चैट के अंदर, ये क्वेश्चन करो आप, n = 9 से कहां पर जा रहे हो, n = 5 के अंदर जा रहे हो। कभी कभार बातें भी कर लिया करो, बट क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहा करो। n = 9 से कहां पर जा रहे हो, n = 5 में जा रहे हो, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। n = 9 से कहां पर जा रहे हो, n = 5 में जा रहे हो, डेल्टा ई आपको निकालना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आपको पता है। मासरत वानी कह रहे हैं बी, तो यहां पर तो ऑप्शंस नहीं है। आई थिंक आप लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हो और बी भी गलत है। वीडियो देखते रहिए, आगे आगे कर देखते रहिए, आप लोग आप देखते रहिए मसरत जी आगे वीडियो, आप देखोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग n = 9 से n = 5 में जा रहे हो, तो डेल्टा ई आपके पास कितना हो जाएगा, डेल्टा ई आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ। आपके पास एनर्जी क्या थी, आपके पास यहाँ पर एनर्जी थी, एक आंसर आया नेहा का 56h² / 8 ml का स्क्वायर। तो चलिए चेक करते हैं, आपके पास एनर्जी थी, आपके पास ई था, आपके पास यहाँ पर ई था n² h² / 8 ml का स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, ई था। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर h² / 8 ml का स्क्वायर। 5 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5² h² / 8 ml का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 81 माइनस का 25 इंटू में h² / 8 ml का स्क्वायर। तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आंसर आ जाएगा इसका। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 81 से डार्ट काटे 25 को, तो आपके पास यहाँ पर आने वाला है 6 में से आपके पास 11 में से 5 6 एक कम, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आंसर 56 h² / 8 ml का स्क्वायर। तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है, 56 h² / 8 ml स्क्वायर। कालपा जी कह रहे हैं 56 ई बिल्कुल सही। मैं समझ रहा हूं कि आपके ई का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके ई का मतलब है h² / 8 ml का स्क्वायर। इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। डॉक्टर अनामिका कह रही 56 h² / 8 ml स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर। कालपा जी का भी आंसर बिल्कुल सही आया है, 56 h² / 8 ml का स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि आखिर पार्टिकल इनवर्स के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ते हो। तो पार्टिकल इनवर्स के अंदर आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। आपके पास 1D भी होता है, आपके पास 2D भी होता है, और आपके पास 3D भी होता है। आपके पास 1D भी होता है, आपके पास 2D भी होता है, और आपके पास 3D भी होता है। तो 1D के अंदर आप लोगों को सबसे सिंपल सिस्टम के लिए एवरेज वैल्यू याद होनी चाहिए। आप लोगों ने उसको याद कर लिया है। आप लोगों को सारे बॉक्सेस के लिए 0 to L, 0 से 2L, 0 से 3L के लिए वेव फंक्शन पता होना चाहिए। आप लोगों ने इसको भी याद कर लिया है, एनर्जी आप लोगों ने बना लिया है, और आपने रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया है। अब 2D को और 3D को हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, यानी कि कल के सेशन के अंदर। तो आप लोगों को कल 4 बजे भी जुड़ना है मेरे साथ। क्वांटम केमिस्ट्री को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और पार्टिकल इन 2D बॉक्स को और 3D बॉक्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज चीजें समझ में आई होंगी। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, जो लाल बटन नीचे यहाँ पर दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, उसको ग्रे कर दीजिए। जैसे ही ग्रे करोगे घंटी आ जाएगी, घंटी को भी दबाना ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। आप लोगों से बात कर काफी अच्छा लगा। काफी सारे बच्चों ने बहुत सारे आंसर बिल्कुल सही किए।
जो भी डाउट्स थे आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे। 1D हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 2D और 3D को हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको जो होमवर्क भी दिया है मैंने आज, तो उस होमवर्क को भी आपको करना है और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे वो होमवर्क भी पूछने वाला हूं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, सेशन खत्म होने के बाद आपको कोई ना कोई कमेंट भी करना है, लाइव चैट के अंदर नहीं, आपको नीचे अलग से भी कोई ना कोई कमेंट करना है, और इस वीडियो को आप लोग आगे भी शेयर कर सकते हो। आपसे मिलूंगा मैं कल एक नए सेशन के साथ, पार्टिकल इन 2D और पार्टिकल इन 3D बॉक्स के साथ। तो आपसे मिलता हूं मैं कल। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।